हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आप लोग की इंश्योरेंस की क्लासेस चल रही थी, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ इंश्योरेंस। तो जिसमें हमने पढ़ा था कि डबल इंश्योरेंस क्या होता है। जो प्रीवियस वीडियो थी आपकी, तो मैंने आप लोग को पढ़ाया था कि डबल इंश्योरेंस क्या होता है, ओवर इंश्योरेंस या फिर अंडर इंश्योरेंस क्या होता है। आज की वीडियो में उसी के आगे का जो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पुनर्बीमा री इंश्योरेंस क्या होता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले जो बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगेगी लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स आप वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, बहुत जल्दी उससे रिलेटेड वीडियो भी आएगी, जिसमें आपको क्वेश्चन के साथ साथ आंसर्स भी क्या होंगे वो भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, तो जिससे काफ़ी हेल्प हो जाएगी आपके एग्जाम्स में। तो आइए समझ लेते हैं री इंश्योरेंस क्या है, पुनर्बीमा क्या है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो री इंश्योरेंस, बीमा क्या है समझ चुके हैं आप लोग। डबल भी इंश्योरेंस क्या होता है वो भी समझ चुके हैं। पुनर्बीमा की जब बात करें तो कभी कभी जो पॉइंट्स दे रखा होते हैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके समझा कीजिए। पुनर्बीमा यानी कि री इंश्योरेंस, दोबारा से इंश्योरेंस करवाने की बात की जा रही है। तो जो बीमा कंपनीज होती हैं ये कोशिश करती हैं, ये एफर्ट्स लगाती हैं कि बार बार जो भी इंश्योरेंस करवा रहा है अपना, वो बार बार इंश्योरेंस करवाए, चाहे वो अपना लाइफ इंश्योरेंस हो या फिर जो गुड्स हैं उनका इंश्योरेंस करवा रहा है, तो बार बार करवाए। यानी कि ज्यादा से ज्यादा एग्रीमेंट या ज्यादा से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट इंश्योरेंस के कंपनी के पास आते रहें, वही चीज कहलाती है पुनर्बीमा। आइए देखते हैं इसमें क्या बताया है कि प्रत्येक बीमा कंपनी प्रयत्नशील रहती है कि उसे बीमा के प्रस्ताव अधिक से अधिक मिलते रहें, जिससे कि उसका जो कारोबार होता है वो बढ़ता रहे, क्योंकि वो भी एक बिजनेस की तरह है, तो उसका बिजनेस लगातार चलता रहे, जिससे कि उसकी जो एयरली प्रीमियम मिल रहा है उसमें वृद्धि हो, वो बढ़ता रहे। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ये होती है कि अगर ज़्यादा बड़ी रकमों को बहुत ह्यूज अमाउंट में बीमा इंश्योरेंस कर रही है कंपनी, तो वहाँ पर उसको रिस्क भी बहुत ज़्यादा रहता है। क्योंकि रिस्क इसलिए रहेगा कि अब क्योंकि ये तो अनिश्चितताओं पर डिपेंड करता है, फ्यूचर पर डिपेंड करता है, फ्यूचर अनिश्चित है, नहीं पता। हो सकता है कि जैसे ही बीमा लिया गया, इंश्योरेंस करवाया गया, उसी की बहुत ही आपने एक ही दो राशियां प्रीमियम की जमा करी हों और कोई आपत्ति आ जाती है या कोई क्षति हानि हो जाती है, तो कंपनी को पूरा अमाउंट आपको जो भी एक्चुअल में हुई है वो देना पड़ता है। तो वहां पर रिस्क किसका हो गया, वो कंपनी पर चला जाता है, कंपनी का नुकसान होगा। इसलिए कंपनी क्या करती है, बहुत बड़ी अमाउंट में इंश्योरेंस नहीं कराती है। आगे क्या कह रहा है कि बीमा कंपनी की जोखिम वहन शक्ति असीमित नहीं होती है। ये संभव है कि कंपनी जो बीमा कंपनी है आकर्षक बीमा प्रस्ताव प्राप्त हो, लेकिन उनका विशाल जोखिम उनकी जोखिम वहन शक्ति से परे हो। ऐसे प्रस्ताव को स्वीकार न किया जाए तब कारोबार में अवृद्धि कैसे हो। ऐसी समस्या का समाधान करने के लिए कंपनी क्या करती है, पुनर्बीमा री इंश्योरेंस करवाती है। इसमें क्या रहेगा कि इसमें पहले से ही तय कर लिया जाता है कि कितनी रकम जो होगी वो बीमा कंपनी स्वयं वहन कर सकती है, और ऐसे निर्णयों को जोखिम का प्रतिधारण, रिटेंशन ऑफ रिस्क कहा जाता है। यानी कि कितना अमाउंट तक कंपनी उस जो भी जोखिम हो रहा है उसको वहन कर सकती है, कितनी उसकी रिटेंशन पावर है, उसको ही उसी के अकॉर्डिंग जो होता है वो कंपनी बीमा करवाती है। और उसी को क्या कहा जाता है कि जो डिसीजन लिया जा रहा है उसको, कि जोखिम को वहन करने की या प्रतिधारित करने की कितनी सी कैपेसिटी है, कितनी पावर है। कंपनी बीमा प्रस्तावों की जिस रकम का प्रतिधारण रिटेंशन नहीं करती, उसका पुनर्बीमा किसी दूसरी बीमा संस्था से करा लिया जाता है। जितने तक कंपनी वहन करना चाहती है उतना कंपनी कर लेगी, और जितना अमाउंट वो छोड़ देती है वो किसी दूसरी बीमा कंपनी से करवाया जा सकता है। इसी को ही पुनर्बीमा री इंश्योरेंस कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि पुनर्बीमा वस्तुतः बीमे का बीमा है, यानी कि जो इंश्योरेंस कराया गया उसका भी इंश्योरेंस है। इसी को ही री इंश्योरेंस कहा जाता है कि जब कोई बीमा दाता अपने बीमा पॉलिसी द्वारा संवर्त जोखिम के एक भाग का बीमा किसी अन्य बीमा दाता से कराएगा और दूसरे भाग का बीमा किसी दूसरे से, तो इसी क्रिया को क्या कहा जाता है, पुनर्बीमा या फिर री इंश्योरेंस कहलाता है। यानी कि सपोज कर लीजिए आपका कोई दोस्त है, 1 करोड़ का बीमा होना है उसका, लेकिन एक जो बीमा कंपनी है उसके पास इतना अमाउंट में नहीं कर सकती, उसकी रिटेंशन पावर इतनी नहीं है, तो वो क्या करेगी, हो सकता है वो 25 लाख तक कर दे या 50 लाख तक कर दे, और बाकी का जो 50 लाख रिमेन रह जाएगा वो किसी दूसरी बीमा कंपनी से करा लिया जाएगा। तो उसी को क्या कहा जाएगा, उसे ही हम री इंश्योरेंस कहते हैं। अब आ जाएगा कि जो संविदा की अगर हम बात करें कि किस तरह की संविदा है, क्योंकि एक एग्रीमेंट होता है, तो पुनर्बीमा दो बीमादाताओं के बीच निश्चित की गई संविदा है, जो यानी कि क्योंकि अभी जैसे कि मैंने एग्जांपल आपको दिया था कि 50 लाख का एक कर रहा है, 50 लाख का दूसरी बीमा कंपनी कर रही है, तो दो बीमादाता हो गए ना। तो वहाँ पर दो बीमादाताओं के बीच की निश्चित की गई संविदा है, क्योंकि एग्रीमेंट है, क्योंकि दोनों ही उसमें इन्वॉल्व है, यानी कि 3 पक्ष हो जाएंगे। तो जो एक कंपनी है, जो सॉरी
जो एक व्यक्ति है जो 1 करोड़ का करवा रहा है, एक पक्ष वो हो गया, और 2 अलग-अलग कंपनीज उसका बीमा कर रही हैं, तो 2 पक्ष वो हो गए। तो जो अपनी बीमा पॉलिसियों द्वारा सर्वर जोखिम का पुनर्बीमा कराता है, उसे मूल बीमादाता ओरिजिनल इंश्योरर कहते हैं, या फिर प्रत्यक्ष बीमादाता डायरेक्ट इंश्योरर कहा जाता है। उसे ही अर्पक बीमादाता सीडिंग इंश्योरर भी कहा जाता है। इसको ध्यान में रखिएगा। हो सकता है शॉर्ट में आपसे पूछ ले क्वेश्चन कि सीडिंग इंश्योरर क्या होता है, अर्पक बीमादाता क्या होता है, क्योंकि वह अपने बीमा कारोबार का एक भाग दूसरे पक्ष को अर्पित करता है। जो भी पुनर्बीमा करता है उसे पुनर्बीमादाता या फिर रीइंश्योरर कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा कि जो जोखिमों का पुनर्बीमा करा रहा है वो कौन हो जाएगा, ओरिजिनल इंश्योरर या फिर डायरेक्ट इंश्योरर या फिर सीडिंग इंश्योरर हो जाएगा। और जो व्यक्ति या फिर जो पुनर्बीमा करता है, जो कंपनीज कर रही हैं, वो पुनर्बीमा दाता कहलाती हैं, रीइंश्योरर कहलाती हैं। तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट काफी पूछ सकता है कि अर्पक बीमा दाता या फिर सीडिंग इंश्योरर कौन होता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो इसकी अगर डेफिनेशन की तरह बात करें तो पुनर्बीमा की संविदा के अंतर्गत पुनर्बीमादाता एक निश्चित प्रीमियम के प्रतिफल में मूल बीमादाता को पुनर्बीमित जोखिम के दायित्वों के प्रति क्षतिपूर्ति करने का वचन देता है। तो अब आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि क्या है। अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसीलिए इसको अलग से मैंने पॉइंट को इंक्लूड किया, जिससे कि आप अच्छे से समझ लें। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में क्वेश्चन पूछ सकता है इसके बारे में। आगे इसका हम डिफरेंस भी देख लेंगे, जिससे कि अगर आप लोग को थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी तो वो भी क्लियर हो जाएगी कि क्या अंतर है और बीमा के साथ पुनर्बीमा का। तो पहला पॉइंट इसमें है कि पुनर्बीमा दायित्व बीमा लायबिलिटी इंश्योरर के वर्ग का बीमा है, क्योंकि इसके अंतर्गत मूल बीमादाता के दायित्व का ही बीमा होता है। दूसरा पॉइंट जो इसमें है कि पुनर्बीमा की संविदा वस्तुतः क्षतिपूर्ति की ही संविदा होती है। तो आपको तो क्लियर है कि जितनी एक्चुअल में हानि हो रही है, जितनी बीमादाता के दायित्व से संबंधित हानि होगी उसको ही पूरा करेगा। थर्ड पॉइंट है कि पुनर्बीमादाता बीमादाता के ऐसे दायित्वों के प्रति ही जिम्मेदार होता है जिनके लिए वह कानूनन बाध्य होगा। फोर्थ पॉइंट है कि पुनर्बीमा संविदा में भी उन्हीं नियमों का पालन होना चाहिए जो साधारण बीमा संविदा में लागू होते हैं, जैसे कि बीमा योग्य हित है, परम सद्भाव है, क्षतिपूर्ति, प्रत्यासन आदि। तो ये सिद्धांत जो मैंने आपको पढ़ाए थे, बीमा के जो सिद्धांत होते हैं वहाँ पर इनके सबके बारे में समझाया था। ये सारे सिद्धांत आपको पढ़ाए थे, तो आपको ये पॉइंट्स क्लियर होंगे। वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जिसमें प्लेलिस्ट बनी हुई है, सारी वीडियोस वहाँ पर आपको मिल जाएंगी। फिफ्थ पॉइंट है कि बीमा तथा पुनर्बीमा की संविदा एक दूसरे से स्वतंत्र होती है, इसलिए बीमादार और पुनर्बीमादाता के बीच कोई वैधानिक संबंध नहीं होता। यदि बीमादाता दिवालिया हो जाए और बीमा संविदा के अंतर्गत अन्य अपने दायित्व को न निभा सके, तब बीमादार को पुनर्बीमादाता से कुछ भी प्राप्त करने का हक या अधिकार नहीं है, क्योंकि उसने पुनर्बीमादाता से कोई संविदा नहीं की है। तो यहाँ पर रीइंश्योरेंस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्या होता है या किस तरह का इसका एग्रीमेंट होता है, क्या इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पुनर्बीमा करने के ढंग कि किस तरह से पुनर्बीमा किया जाता है। तो पाश्चात्य देशों में बहुत सी बीमा कंपनियां अपने सामान्य बीमा कारोबार के साथ साथ पुनर्बीमा का भी काम करती हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी भी कंपनियां होती हैं जो सिर्फ पुनर्बीमा इंश्योरेंस के लिए ही होती हैं, और वे किसी प्रकार का बीमा और जो होंगे वो बीमा नहीं करेंगी, सिर्फ इंश्योरेंस ही करती हैं। तो हमारे अगर कंट्री की बात करें इंडिया की, तो यहाँ पर पुनर्बीमा कंपनी कोई अन्य प्रकार का बीमा कारोबार नहीं कर सकती। तो यहाँ पर इंडिया में जो री इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो सिर्फ री इंश्योरेंस का काम ही करती हैं, नॉर्मल इंश्योरेंस का काम वो नहीं करती। तो इसके 3 मेन तरीके बताए गए हैं, 3 टाइप्स से इससे होता है। पहला हो जाएगा कि ऐच्छिक या फैकल्टेटिव, दूसरा आ जाएगा संधि या ट्रीटरी, और थर्ड हो जाता है पूलिंग पद्धति। तो ये 3 मेथड हैं, दे रखे हैं। इन 3 ढंग से होता है। आइए थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं कि क्या है। पहला पॉइंट जो दे रखा है कि ऐच्छिक या फैकल्टेटिव पद्धति, इसमें क्या रहेगा कि इस पद्धति के अंतर्गत पुनर्बीमा की इच्छुक कंपनी जो होगी वो प्रत्येक जोखिम के पुनर्बीमा के लिए पूरा डिस्क्रिप्शन देगी, पूरा विवरण देते हुए एक पृथक प्रस्ताव यानी कि एक अलग से इंडिविजुअल एक प्रपोजल भेजती है। इस प्रकार इस पद्धति में पुनर्बीमा स्वतः ही नहीं हो जाता। पुनर्बीमादाता प्रस्ताव के गुण दोषों का यानी कि पूरे अच्छे से समझ लेता है, जो भी पुनर्बीमादाता है अच्छे से समझ लेता है सारी सिचुएशंस को, सारी चीज़ों को कि क्या उसके बेनिफिट्स हैं, क्या उसके हार्म होंगे, सारी चीज। उसके बाद वो डिसीजन लेता है कि वो पुनर्बीमा को एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। पुनर्बीमादाता चाहे तो प्रस्ताव को अनेक शर्तों यानी कि कुछ कंडीशंस लगा सकता है, कुछ लिमिटेशंस लगा सकता है, उसके साथ एक्सेप्ट करेगा। तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है
ऐच्छिक बोला जाता है और साथ ही इसे ऑप्शनल रीइंश्योरेंस भी कहा जाता है, क्योंकि ये पूरी तरह से पुनर्बीमादाता की जो होगा उसकी इच्छा पर डिपेंड करेगा कि वो जोखिम को लेना चाहता है या नहीं लेना चाहता, वो उसको बाध्य नहीं किया जा सकता है। और ये वाली जो मेथड है काफ़ी पहले से ही अप्लाई हो रही है, लोग इसको जो है यूज़ करते हैं। फिर आ जाता है, अच्छा इसमें एक चीज़ ये रहती है कि पुनर्बीमा जो रीइंश्योरेंस हो रहा है उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, क्योंकि बहुत अच्छे से समझेगा, पूरा डिटेल को सारे गुण-दोषों को देखेगा, अपनी कंडीशंस भी लगाएगा, उसके बाद रीइंश्योरेंस का काम होता है। तो यहाँ पर जो बीमादाता है वो पूरी तरह से अश्योर नहीं होता, आश्वस्त नहीं होता कि उसके जोखिम का जो भी रिस्क है उसका पुनर्बीमा हो ही जाएगा। फिर आ जाती है संधि या ट्रीटी पद्धति। इसमें क्या रहेगा? इसमें जो पुनर्बीमा के संबंध में एक एग्रीमेंट होता है कि बीमा कंपनी पूर्व निश्चित आधार पर अपने बीमा कारोबार का पुनर्बीमा अनिवार्यता कर लेगी। यहाँ पर क्या है, वहाँ पर ऐच्छिक था, यहाँ पर क्या है, कंपल्सरी है, अनिवार्यता। तदनुसार अर्पक कंपनी यानी कि जो सीडिंग कंपनी है जो करवा रही है, जब जब बीमा कंपनी करती है तब तब वह पूर्व निश्चित आधार पर उसका एक भाग है और तत्संबंधी प्रीमियम राशि पुनर्बीमा कंपनी की ओर अर्पित कर देती है। इस पद्धति में बिना कोई छानबीन किए स्वतः ही पुनर्बीमा हो जाता है और यह पुनर्बीमा उन्हीं शर्तों के अनुसार होता है जिनके आधार पर मूल बीमादाता ने पॉलिसी जारी की, यानी कि नई शर्तें कंडीशंस यहाँ पर लागू नहीं होंगी, वही कंडीशंस रहेंगी जो कि पहले बीमा कराया गया था उसमें थी। इसलिए इस पद्धति को अनिवार्य पुनर्बीमा अथवा स्वचालित पुनर्बीमा ऑटोमेटिक रीइंश्योरेंस भी कहा जाता है। आजकल अधिकांश बीमा व्यवसाय में ट्रीटी पद्धति से ही पुनर्बीमा कराया जा रहा है। तो इसके भी कई मेथड्स हैं, कोटा है या फिर सरप्लस है, एक्सेस ऑफ लॉस है, तो इतना डीपली नहीं पूछता है। यहाँ तक आपका पूछेगा कि ट्रीटी सिस्टम क्या होता है या फिर फैकल्टेटिव सिस्टम क्या होता है, तो ये दोनों आपके मेथड हो जाएंगे। थर्ड इसमें देख लेते हैं। थर्ड है पूलिंग सिस्टम। पूलिंग सिस्टम क्या होता है कि ऐसा भी होता है कि ट्रीटी पद्धति में पुनर्बीमा कराने के बाद भी बीमादाता अपने दायित्व को अपनी प्रतिधारण क्षमता से अधिक पाता है। यानी कि अगर ट्रीटी पद्धति के अनुसार किया जा रहा है तो यहाँ पर जो पुनर्बीमा बीमादाता है ये समझ रहा है कि जितना उसकी रिटेंशन पावर है उससे ज़्यादा का दायित्व बन रहा है उसका, तो ऐसी दशा में वो क्या करेगा, पूलिंग पद्धति अपनाएगा। अब क्या होती है पूलिंग पद्धति? पूलिंग पद्धति में किसी बीमा कारोबार के सभी बीमादाताओं की पारस्परिक सहमति से एक संगठन बना लिया जाता है। तो जब भी पूलिंग की बात होती है, आपने अकाउंटिंग में पढ़ा भी होगा पूलिंग के बारे में, तो वहाँ पर क्या रहता है कि आपस में मिल करके एक जैसा व्यवसाय करने वाली कंपनी क्या करती हैं, एक अपना संगठन बना लेती हैं और इसे क्या कहते हैं, पूल कहते हैं या फिर मार्केट फायर पूल कहा जाता है। तो जब बहुत बड़ी रकमें होती हैं जिनके लिए बीमा कराया जा रहा होता है, तो किसी एक बीमा कंपनी के लिए इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो आपस में जो संगठन मिल करके बना होता है वो मिल करके उसका इंश्योरेंस कर सकता है। तो जोखिम क्या रहेगा, सब में एक डिवाइड हो जाता है, डिपेंड करता है कि किस तरह से उन्होंने अपना रखा है कि कितना कितना जोखिम किसके कौन वहन कर रहा है। तो जहाँ अधिक जोखिम रहती है और अक्सर हानियां होती हैं, ऐसी सिचुएशंस में क्या रहता है कि जो प्रत्येक बीमादाता ट्रीटी संबंधी अर्पण करने के बाद शेष बीमित रकम पूल को अर्पित कर देता है कि जितना उसकी कैपेसिटी है, रिटेंशन पावर है, उतना वो ले लेगा, बाकी पूरी की पूरी जो पूल बनाया गया है उसको ट्रांसफर कर देगा। और इस पूल में जितनी भी एकत्र होगी, कलेक्ट होगी कुल बीमित राशि और तत्संबंधी प्रीमियम, सभी बीमादाताओं के बीच क्या होगा, जो भी जैसे भी मैंने बताया था, जैसा डिसाइड होगा उसके अकॉर्डिंग जोखिम को वहन करेंगे। तो पूर्व निश्चित जो अनुपात होगा, उनका रेशियो होगा, उसमें बांट दिया जाएगा। और जब जब हानि होती है तो वहां पर क्या रहेगा कि तब तक प्रत्येक बीमादाता निश्चित अनुपात में क्षतिपूर्ति करता है। जो भी अनुपात उनका रेशियो डिसाइड हुआ था उस रेशियो के अकॉर्डिंग वो क्षतिपूर्ति कर देगा। तो अब आपकी समझ में आ गया होगा कि पोलिंग पद्धति क्या होती है। समझ लीजिए कई एक जैसा व्यवसाय करने वाली कई कंपनियां मिलकर के एक ऑर्गेनाइजेशन बना लेंगी, तो जितनी भी एक्स्ट्रा राशि होगी, रिटेंशन पावर से ज्यादा होगी, वो इनको ट्रांसफर कर दी जाती है और एक रेशियो लोग डिसाइड कर लेते हैं। उसी रेशियो में जो भी जोखिम होगा या हानि होगी उसको ये लोग वहन करते हैं, वो हो जाता है पूलिंग सिस्टम। तो ये मेथड था रीइंश्योरेंस जो होता है उसमें किस ढंग से करा जाता है। तो ये 3 मेथड आप लोग के थे। अब यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत अगर कंफ्यूजन है तो जो फैकल्टेटिव और ट्रीटी पद्धति है उसमें डिफरेंस समझ लीजिए। तो पहला पॉइंट जो उसमें दे रखा है कि जो फैकल्टेटिव होती है, यहाँ पर फैकल्टेटिव में क्या था, कंपल्सरी नहीं थी, ऑप्शनल थी, करना जरूरी नहीं था, उसकी इच्छा पर था। लेकिन जो ट्रीटी होती है वहां पर जो बीमा होता है, पुनर्बीमा कराना अनिवार्य ही होता है, उसको करना ही पड़ता है। तो यहाँ पर बाध्यता है ट्रीटी में और फैकल्टेटिव में बाध्यता नहीं है। सेकेंड पॉइंट में
जो फैकल्टेटिव पद्धति है, इसमें पुनर्बीमादाता जिस स्थिति को पुनर्बीमा स्वीकार करता है, उस स्थिति से ही जो बीमादाता की क्षतिपूर्ति करने का दायित्व ग्रहण करता है। यदि हानि उसके पूर्व हुई होगी, तब उसके लिए पुनर्बीमादाता कोई दायित्व ग्रहण नहीं करे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑप्शनल है, ऐच्छिक है, उसके मन पर है, इसलिए जिस स्थिति से होगा उस स्थिति से ही उसका दायित्व बनेगा, उससे पहले का उसका कोई दायित्व नहीं होगा। लेकिन जो ट्रीटी पद्धति, क्योंकि यहाँ पर अनिवार्य था, उस दशा में जिस स्थिति से बीमादाता का दायित्व प्रारंभ होगा, उस स्थिति से ही पुनर्बीमादाता भी दायी होता है। थर्ड पॉइंट में, फैकल्टेटिव पद्धति में पुनर्बीमा के प्रस्ताव की छानबीन करने में काफी कार्यालयी जो कार्यवाही होती है, ऑफिशियल वर्क जो होता है बहुत ज्यादा हो जाता है, तो वहाँ पर एक्सपेंसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं और समय भी ज्यादा लगता है। लेकिन ट्रीटी पद्धति में क्या होता है, औपचारिकताएं कम होती हैं, क्योंकि इसमें कोई नई कंडीशंस वगैरह नहीं रखी जाती, और जो फैकल्टेटिव होती है उसमें नई कंडीशंस वो अपनी रख सकता है, अपनी शर्तें रख सकता है, इसलिए वहाँ पर टाइम ज्यादा लगता है। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस हो जाएगा। आइए अब देख लेते हैं कि जो पुनर्बीमा होता है उससे क्या लाभ होते हैं। पहला हो जाएगा कि इसके व्यवसाय में वृद्धि होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ी मात्राओं में, बड़ी ह्यूज अमाउंट में करने के बजाय छोटी-छोटी जो है अमाउंट्स में करा जाता है, तो क्या होता है, बिजनेस बढ़ता है। जोखिम का समुचित वितरण हो जाएगा, किसी एक पर नहीं होता। बीमादाता के दायित्व का परिसीमन हो जाता है। प्रीमियम दर में स्थिरता रहती है, लाभ में स्थिरता रहती है, बीमादार को सुविधा। तो आपको मैंने सारे डिटेल में समझाए ही हैं अलग-अलग तरह से पॉइंट, तो क्लियर हो गया होगा आपको कि क्या लाभ होता है। अगर इंडिया में बात करें कि भारत में जो पुनर्बीमा है, तो पहले तो रीइंश्योरेंस के लिए हमें फॉरेन कंपनीज पर डिपेंड रहना पड़ता था, लेकिन और जिससे कि उनकी जो कंडीशंस होती थी काफ़ी क्या होती थी, हम लोग के लिए हेल्पफुल नहीं होती थी, असुविधाजनक होती थी। लेकिन अब जो है पुनर्बीमा कारोबार भारतीय कंपनियां भी कर रही हैं, इंडियन कंपनीज भी हैं। कौन सी हैं देख लीजिए। इंडियन इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, इंडियन गारंटी एंड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है। ये दोनों ही कंपनियां केवल जो होगा री इंश्योरेंस का काम ही करती हैं, क्योंकि जैसे आपने पहले ही पढ़ा था कि इंडिया में जो री इंश्योरेंस का काम कर रही है वो पूरी कंपनियां अलग हैं, वो सिर्फ री इंश्योरेंस का काम ही करती हैं, दोनों काम नहीं करेंगी। तो बीमा अधिनियम जो 1938 में, सन 1961 में जो संशोधन हुआ है, यानी कि जो अधिनियम 1938 था, 1961 में उसमें संशोधन किया गया था, तो उसके अनुसार सभी भारतीय कंपनियों को अपने बीमा कारोबार के लगभग 10% भाग का पुनर्बीमा इन दोनों कंपनियों से कराना क्या होगा, अनिवार्य होता है। और सन 1972 में क्या हुआ है कि साधारण बीमा कारोबार का राष्ट्रीयकरण होने के बाद उपयुक्त बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकृत बीमा कंपनियों में विलय हो गया और साधारण बीमा निगम ने समस्त पुनर्बीमा कारोबार अपने हाथ में ले लिया है। यानी कि अब जो इंश्योरेंस का सारा कार्य हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है, जो साधारण बीमा निगम है। क्यों? क्योंकि इसका राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन हो चुका है। अप्रैल 2000 से बीमा कारोबार में जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा निगम, दो आपके लाइफ इंश्योरेंस का ऑपरेशन चल रही है, और एक आपका नॉर्मल जो साधारण बीमा निगम है वो है, जिनकी 4 कंपनियां और हैं इनके साथ में लगी हुई, का जो एकाधिकार था वो समाप्त हो गया। अब इस कारोबार को करने के लिए प्राइवेट सेक्टर की दर्जनों बीमा कंपनियां आ गई हैं, इन सब के लिए पुनर्बीमा कराना आवश्यक हो गया। तो ये तो बात हो रही थी जो नेशनलाइज कंपनियां हैं, राष्ट्रीयकृत है उनकी। लेकिन आज के टाइम में अगर देखें तो भरमार हो गई है इंश्योरेंस कंपनी की, जो हर तरह का आपको कितने एजेंट मिल जाते होंगे जो इंश्योरेंस करवाने के लिए, कितने फोन आते हैं आप लोग के पास की इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी है, कितना ज्यादा कभी कभी हम लोग इरिटेट भी हो जाते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा कॉल्स आती हैं इंश्योरेंस करवाने के लिए। आप एजेंट देखते होंगे जगह जगह पर बहुत से एजेंट हैं जो काम यही कर रहे हैं। तो आज के टाइम में इंश्योरेंस तो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, लेकिन उन सब के लिए ये आवश्यक है कि वो पुनर्बीमा कराने के लिए किसके पास जाएंगी, इन्हीं के पास ही जाएंगी, री इंश्योरेंस इनके पास करवाने के लिए जाएंगी। तो आपकी समझ में आ गया होगा कि री इंश्योरेंस क्या होता है बहुत अच्छे से। ये चैप्टर यहीं पर कंप्लीट हो जाता है आपका। नेक्स्ट चैप्टर जो इसका रहेगा बहुत जल्दी इसकी वीडियो आएगी। तो इसी तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और फ्रेंड्स तक वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।